एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से सोचिए, कुछ केस फाइल्स ऐसी होती हैं जो कभी बंद नहीं होती, वो बस समय की धूल के नीचे दब जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही फाइल खोलने वाले हैं, एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान, कोरी कल्पना और एक इंसान के अजीबोगरीब जुनून के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। ये कहानी है द मैन हु वैनिश्ड इन टाइम की। हम बात कर रहे हैं मिसौरी के उस मैडमैन माइक मार्कम की, जिसका नाम एक ऐसे टेम्पोरल वोर्टेक्स यानी समय के भंवर से जुड़ा जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई आम जांच नहीं है, बल्कि सुरागों की एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हर सबूत एक नया सवाल खड़ा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जरा इस पर गौर करें। साल 2015, एक लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट चल रहा है और अचानक एक कॉल आती है। कॉलर बस इतना कहता है, आर्ट, इट्स मी, माइक, बस इतना ही। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐसा सुराग था जिसने दशकों से बंद पड़े कोल्ड केस को अचानक फिर से खोल दिया। आवाज उस इंसान की थी जिसे दुनिया ने सालों पहले मरा हुआ या हमेशा के लिए गायब मान लिया था। लेकिन इस खौफनाक कॉल की असली अहमियत समझने के लिए हमें अपनी इस जांच को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। हमें वहीं जाना होगा जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। हमारी टाइमलाइन हमें सीधा ले जाती है साल 1995 में। मिसौरी का एक छोटा सा इंडस्ट्रियल शहर है किंग सिटी। हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पन्ना यहीं से खुलता है। एक 21 साल का नौजवान था माइक मार्कम, जो रात के अंधेरे में अपने घर के बैकयार्ड में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अगर हम इसे एक जासूसी नजरिए से देखें तो यही हमारा ग्राउंड जीरो है, जहां हमें पहले कुछ फिजिकल सुराग मिलते हैं। माइक कोई साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन सच बताऊं तो उसके इरादे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं थे। अब उसके सेटअप के बारे में जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे उसने घर में मिलने वाले आम कबाड़ को एक कॉम्प्लेक्स मशीन में बदल दिया। अगर हम उसके तरीके को डिकोड करें तो उसने सबसे पहले पुरानी कोट हैंगर की 2 लोहे की छड़ों को मोड़कर एक जेकब्स लैडर बनाया। फिर उसने इसे एक ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया ताकि उन छड़ों के बीच बिजली की एक तेज चिंगारी ऊपर की तरफ चढ़ सके। और आखिर में उसने एक पुरानी सीडी प्लेयर से लेजर निकालकर उसे मॉडिफाई किया और सीधा उस इलेक्ट्रिक स्पार्क पर फोकस कर दिया। सोचिए, ये बहुत ही क्रूड लेकिन बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट था। तो इस जुगाड़ का नतीजा क्या निकला? यहीं पर हमारी जांच में एक ऐसा मोड़ आता है जो मानो फिजिक्स के सारे नियमों को ही चुनौती दे देता है। जब माइक ने मशीन ऑन की तो लेजर और चिंगारी के टकराने से हवा तेजी से गर्म होने लगी और तभी उस गर्म हवा में एक अनोमली पैदा हुई, एक तरह की विसंगति। हवा में एक छोटा सा गोल आकार का वॉर्टेक्स सा बन गया, बिल्कुल पानी में बनने वाले किसी भंवर की तरह। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हम यहाँ सिर्फ उन दावों को दर्ज कर रहे हैं जो उस रात देखे गए थे। एक ऐसा भंवर जिसने खुद माइक को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइक ने उस भंवर को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि तुरंत उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी। उसने आसपास पड़ी चीजें उठाई, कुछ पेच, लोहे की कीलें और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी, और उन्हें सीधा उस भंवर में फेंक दिया। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। जो भी चीज वो उस भंवर में डालता वो तुरंत गायब हो जाती, लेकिन ठीक 10 से 15 सेकंड बाद वो सारी चीजें वापस उसी जगह लौट आती। माइक को यकीन हो चला था कि उसने अनजाने में ही सही कुछ ऐसा बना लिया है जो शायद टाइम और स्पेस के नियमों को तोड़ रहा है। और आप तो जानते ही हैं, हर रहस्यमय कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। माइक का ये छोटा सा सेटअप अब उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए काफी नहीं था। उसे ये समझ आ गया था कि इस मशीन की कैपेसिटी बढ़ाने और इस एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए उसे बहुत बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। और ठीक यहीं से इस केस में क्राइम का एंगल जुड़ता है, क्योंकि ज्यादा पावर की इस भूख ने उसे एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 6 ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि इस जांच का एक बेहद ही ठोस और फिजिकल सबूत है। ज्यादा पावर पाने की धुन में माइक और उसके कुछ दोस्तों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और लोकल पावर कंपनी से सीधे ट्रांसफार्मर ही चुरा लिए। 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 भारी भरकम ट्रांसफार्मर। और पता है, इनमें से हर एक का वजन करीब 230 पाउंड था। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी डकैती थी जिसका इकलौता मकसद उस छोटे से भंवर को एक विशाल आकार देना था। जाहिर है, जब आप इतनी मैसिव एनर्जी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो रिजल्ट भी उसी लेवल के होते हैं। जब माइक ने इन 6 ट्रांसफार्मर्स की मदद से अपनी मशीन के उस बड़े वर्जन को ऑन किया तो उसका एक्सपेरिमेंट कितना सफल हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका असर किंग सिटी के हर एक निवासी ने एक चश्मदीद गवाह की तरह महसूस किया। इतनी भारी मात्रा में बिजली खींचने के कारण पूरे शहर में एक भयंकर ब्लैकआउट हो गया। अंधकार में डूबा वो शहर इस बात का गवाह बन गया कि माइक का ये अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट अब सिर्फ उसके बैकयार्ड तक सीमित नहीं रह गया था।
ये पल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे माइक की इमेजिनेशन का सीधा टकराव जमीनी हकीकत से हुआ। एक तरफ उसका इरादा था एक बहुत बड़ा टेम्पोरल वोटेक्स बनाना, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज हकीकत है। ब्लैकआउट के तुरंत बाद पुलिस पहुंची और माइक को अरेस्ट कर लिया गया। अदालत ने उसे 60 दिन की जेल की सजा सुनाई और साथ ही 5 साल के प्रोबेशन पर रख दिया। जो एक साइंस एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक ऑफिशियल पुलिस फाइल का हिस्सा बन चुका था। अब जेल से छूटने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान शांत बैठ जाता है ना, लेकिन माइक का जुनून बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। उसने उस समय के सबसे मशहूर लेट नाइट रेडियो शो 8 बेल के कोस्ट टू कोस्ट AM पे कॉल किया और पूरी दुनिया उसे सुन रही थी। जब उसने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया, मैं अब कानूनी तरीके से एक नई मशीन बना रहा हूं और इस बार मैं खुद उसमें जाने वाला हूं। ये सिर्फ एक खोखली घोषणा नहीं थी, बल्कि एक पब्लिक रिकॉर्ड था कि माइक मार्कम रुकने वाला नहीं है। इसी रेडियो इंटरव्यू के दौरान माइक ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के स्केल के बारे में एक और चौंकाने वाला दावा किया, 200। माइक ने दावा किया कि अपनी नई मशीन के पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही वो 200 से ज्यादा छोटी चीजों और छोटे जानवरों को सफलतापूर्वक उस मशीन के जरिए भेज चुका है। उसने 8 बेल को बताया कि मशीन का काम पूरा होने में बस 30 दिन बाकी हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो पूरी दुनिया को अपने अगले और सबसे बड़े कदम के लिए तैयार कर रहा था। और फिर साल आया 1997। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन का सबसे अहम और डार्क पॉइंट है। 1997 में माइक मार्कम अचानक से गायब हो गया। उसके काम की कोई सुगबुगाहट नहीं, उस बड़ी मशीन का कोई अता पता नहीं और खुद माइक का कोई नामो निशान नहीं। देखते ही देखते शहर में अफवाहें आग की तरह फैलने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि माइक ने अपना वादा पूरा कर लिया है, वो सच में उस भंवर में कूद गया है और हमेशा के लिए समय के पार चला गया है। लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि कोई इंसान बिना कोई सुराग छोड़े हवा में कैसे गायब हो सकता है। और सबसे अजीब बात बताऊं, इस मामले में उसके दोस्तों या फैमिली की तरफ से कभी कोई ऑफिशियल मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल ही नहीं की गई। पुलिस फाइलों में उसका गायब होना कभी दर्ज ही नहीं हुआ, किसी ने उसे ढूंढा तक नहीं। क्या ये सब एक सोची समझी योजना थी या वाकई में उसने समय की सीमा को पार कर लिया था? ये एक ऐसा गैप है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। इस घटना के बाद पूरे 18 सालों तक एक गहरा सन्नाटा छाया रहा। इस केस की फाइल लगभग बंद ही हो चुकी थी। माइक मार्कम सिर्फ एक अर्बन लेजेंड बनकर रह गया था, जिसे लोग इंटरनेट फोरम्स पर डिस्कस करते थे। लेकिन फिर 4 सितंबर 2015 को 8 बेल के नए शो मिडनाइट इन द डेजर्ट के दौरान ये सन्नाटा अचानक से टूट गया। इतने सालों बाद रेडियो पर एक आवाज गूंजी जिसने दावा किया कि वो वापस आ गया है। जी हाँ, ये वही कॉल थी जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। देखिए, 1995 में अरेस्ट और पहला रेडियो दावा, 1997 में मिसौरी से उसका अचानक गायब होना, फिर साल 2000 जब वो दावा करता है कि उसे ओहियो के एक खेत में जाकर होश आया, और फाइनली 2015 में 8 बेल को उसका फोन करना। अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से ट्रैक करें तो ये एक इंसान के समय में आगे पीछे भटकने की एक ऐसी कहानी पेश करती है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अब हमें एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर की तरह इन दावों को तोलना होगा। एक तरफ हमारी जमीनी हकीकत है, एक ऐसा शख्स जो अपनी याददाश्त खो चुका है, एमनीशिया का शिकार है और एक होमलेस शेल्टर में रहकर धीरे धीरे अपना नाम और सोशल सिक्योरिटी नंबर याद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसका वो अविश्वसनीय एलिबाय यानी बचाव पक्ष है। उसका दावा है कि उसने अपनी मशीन को फुल पावर दी, करोड़ों वोल्ट की बिजली में छलांग लगाई और 800 मील दूर ओहायो में जा पहुंचा, वो भी 2 साल आगे यानी साल 2000 में। अपनी याददाश्त कुछ हद तक वापस आने के बाद जब माइक ने बस पकड़ी और वापस मिजौरी अपने घर पहुंचा तो अंदाजा लगाइए उसे वहां क्या मिला। कुछ भी नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन यहां आकर एक बार फिर से सबूतों की कमी से जूझने लगती है। उसका सारा पर्सनल सामान, वो विशाल मॉडिफाइड मशीन जिसे बनाने में उसने सालों लगाए थे, और उसके सारे साइंटिफिक नोट्स, सब कुछ पूरी तरह से गायब था, मानो किसी ने वहां से हर एक सबूत को बड़ी सफाई से मिटा दिया हो। और इसके बाद इस केस फाइल का सबसे रहस्यमयी चैप्टर आता है। मिजोरी वापस लौटने के कुछ समय बाद ही माइक मार्कम फिर से गायब हो गया, हमेशा के लिए। लेकिन इस बार कोई रेडियो कॉल नहीं आई, कोई वापसी नहीं हुई। ये उसका फाइनल वैनिशिंग था। उसके पीछे के सारे फिजिकल सुराग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए।
पुलिस के पास ट्रैक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और इस तरह ये अजीबोगरीब केस हमेशा के लिए एक अनसुलझा कोल्ड केस बनकर रह गया। तो सारे सुरागों, टाइमलाइंस और दावों को एनालाइज करने के बाद आज भी हमारे सामने बस यही एक सवाल खड़ा है, क्या माइक मार्कम सच में वो इंसान था जिसने टाइम ट्रैवल का रास्ता खोज लिया था, या फिर ये सिर्फ एक मानसिक रूप से परेशान इंसान द्वारा बुना गया एक बहुत बड़ा लेकिन बेहद ही बारीकी से गढ़ा गया झूठ था। सच कहूं तो सबूत दोनों ही तरफ इशारा करते हैं, लेकिन असली सच आज भी उसी टेम्पोरल वोर्टेक्स में कहीं गुम है। और शायद कुछ रहस्य बने ही इसलिए हैं ताकि उन्हें कभी सुलझाया ना जा सके। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या इस केस फाइल को अब हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? खैर, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता। कुछ कहानियाँ खो जाती हैं और कुछ हमेशा साथ रह जाती हैं। अगर ये कहानी आपके साथ रह गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए क्या आप उस मशीन में कदम रखते।